हुआ ये था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को घेर घार के अपने मैदान में ले गई थी। यानी जो एहतजाज हुआ उसको जिस किस्म का रंग दे दिया गया, बाद में जो कुछ किया गया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने मैदान में यानी ताकत के मैदान में ले गई थी, सियासत के मैदान से घसीटते हुए। और ताकत के मैदान में उनके पास मुसल्लह लोग हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है। तो फिर 36,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो 2-3 दिन के अंदर ही 10,000 बंदा गिरफ्तार हो गया था। 36,000 लोग गिरफ्तार हो गए, 64,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए और पता नहीं क्या कुछ किया इन्होंने। 1 लाख घरों के ऊपर छापे मारे, लोगों के घर बार तोड़ दिए। ये लोगों के घरों में घुसते थे, उनके घरों के जो कमोड्स हैं वो तक तोड़ देते थे, बेसन तक तोड़ देते थे। इन्होंने फर्नीचर तोड़ दिए, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, टीवी, हर चीज़ तोड़ दी लोगों के घरों की। कहाँ से कहाँ धकेल दिया पाकिस्तानियों को। वो नफरत हमेशा रहेगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये उससे भाग नहीं सकेंगे। ये जो इस मरतबा हुआ, इमरान खान जेल में बैठकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस घसीट के अपने मैदान में ले आया। सियासत का मैदान इमरान खान है। इससे पहले जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ताकत के मैदान में इमरान खान साहब को ले गई थी। अब इमरान खान वापस घसीट के सियासत के मैदान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ले आया। ये उसका मैदान है। यहां पे DGISPR ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, और इन गलतियों को अगर एक लाइन में बयान किया जाए तो वो ये है कि DGISPR साहब ने अपनी फौज पे खुद कुछ हमला कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी कुछ हवा कम हुई थी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम नहीं बना पा रही थी, DG साहब ने कमाल मोमेंटम बनाया। हमने बड़े अरसे के बाद वो मनाजिर देखे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी पेशावर वाले जलसे में जिस तरह लोग निकल कर आए हैं और जिस तरीके से वो जलसागाह भरी है, और जैसे वहां पे लोग आसपास इर्द गिर्द मौजूद थे, जो रिपोर्टर्स वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका कहीं पे झुकाव भी नहीं है। हमें तो मार मार के इन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया ना, लेकिन बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनका कोई झुकाव ही नहीं है। वो जर्नलिस्ट अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जनाब ये कमाल हो गया। अवाम के अंदर बहुत गम गुस्सा है, बड़े जोश और जज्बे के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए हैं। अब लोग निकल कर आए हैं, वहां पे जो तकारीर हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहां पे सीखने के लिए कुछ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मैच्योर हो गई है लड़ाई लड़ते लड़ते, कि तहरीक इंसाफ ने DGISPR को गाली का जवाब गाली से यहां भी नहीं दिया। एक दिन पहले भी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया। लेकिन पब्लिक को तो नहीं रोक सकता ना कोई, पब्लिक के मुंह पे हाथ नहीं रख सकता। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो पब्लिक वही बोल रही थी जो DG साहब बोल रहे थे। अब लोग बड़ों से सीखते हैं। DGISPR ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया पूरे जलसे के अंदर, लोग उसी लफ्ज़ से मुखातिब कर रहे थे। ये बड़ा नामुनासिब है जो DG साहब ने काम किया और लोगों को सिखाया। ये नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए थी। अब हैरत की बात मुझे ये है कि पाकिस्तान के जितने भी जमहूरे हैं, चाहे वो MQM वाले हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे बाकी जमातों वाले हों, ये जमहूरे सारे के सारे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और इनके ऊपर बेचारों पे दबाव डाला गया कि आओ यार आके हमें जो है वो आप कहो आकर के हमने ठीक किया। तो अब वो जमहूरे कह रहे हैं जी हम 100% मुत्तफिक हैं, जो DG ने कहा। DGISPR ने जो कहा जी हम उससे मुत्तफिक हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा से PMLN के लोग आ गए, वो उधर से जो है ऊपर से बलूचिस्तान का वज़ीर आला आ गया, MQM के बंदे इकट्ठे होकर बैठ गए, फारूक सत्तार वगैरह ये सारे। अब अंदाज़ा करें कि ये मुस्तरद शुदा शक्लें हैं। अवाम ने इनके ऊपर मोहर लगाई हुई है कि हमने इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। अवाम ने इन शक्लों को मुस्तरद किया हुआ है, और ये शक्लें जो हैं ये इनको इस्तेमाल किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप हमारी इज्जत बहाल करवाएं। लेकिन मामला फौज की इज्जत का नहीं है। फौज का तो इज्जत बेइज्जती का रोला ही नहीं है। अभी उन्होंने एक लड़ाई लड़नी है, कौम फौज के साथ खड़ी हो जाएगी। ये देखें ना, अभी एयरफोर्स ने इंडिया को मारा, कौम ने कितना अप्रिशिएट किया एयरफोर्स को। अभी जो हमारी ज़मीनी अफवाज जाएँ कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवा लें, कौम बड़ी खुश हो जाएगी, शाबाश देगी। लेकिन जो गुंजाइश नहीं निकल रही ना, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं निकल रही, जो बड़े जरनैल है या क़यादत है, जो पॉलिसी बना रहे हैं बिला वजह। हालांकि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें मना किया था कि तुमने पॉलिसी नहीं बनानी, इनकी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। वो भाई कायदे-ए-आज़म ने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों ने पॉलिसी नहीं बनानी, ये हमने आपको ड्यूटी नहीं दी, ये जिम्मेदारी आपने बिला वजह नहीं उठानी। आपने आराम से बैठना है और हुक्म का इंतजार करना है। जो आपका सिविलियन हाकिम आपको हुक्म देगा आप उसको बजा लाएंगे, बस आपने इतना काम करना है। आपने अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना, आपने बंदूक हाथ में रखनी है सिर्फ। लेकिन ये पॉलिसियां बनाना शुरू हो गए। अब वो जो पॉलिसियां बनाने वाले चंद जर्नैल,
या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, इन लोगों के लिए पब्लिक में गुंजाइश नहीं निकल रही। अब ये फौज को बतौर कवर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जितने भी आए ना जमहूरे, ये सारे के सारे क्या कह रहे हैं? ये सारे कह रहे हैं नहीं जी नहीं, वो हम तो DGIPR के साथ 100% खड़े हैं, ये हम फौज के ऊपर हमला बर्दाश्त। वो फौज के ऊपर किसने हमला किया है? इमरान खान तो कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। मैं कल वो शहबाज गिल को सुन रहा था, उससे पहले मैं मुईद पीरजादा को सुन रहा था, मैं साबिर शाकिर साहब को सुन रहा था। इन्हीं लोगों से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, शहजाद अकबर या बाकी लोगों से। तो मामला ये है, वो भी ये कहते हैं कि यार ये जो टॉप के ऊपर सारे गलत पॉलिसियां बना रहे हैं, ये आज सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, नीचे ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाएगा, सारी की सारा इदारा ठीक हो जाएगा। देखें ये होता क्या है, इस इदारे की ये खूबी है या खराबी है, जो भी आप समझें, जिस तरह का जर्नैल आता है ना, पूरा इदारा वैसे ही होता है। मुशर्रफ आया था ना, एनलाइटेंड मॉडरेशन, सारा का सारा इदारा मॉडर्न हो गया था। इतने मॉडर्न हो गए थे कि बस सरेआम मॉडर्न हो गए थे। फिर देखें उसके बाद ज़ियाउल आया था, उससे पहले वो बड़ा रिलीजियस टच लेकर आया था, सारा इदारा नमाजों पे लग गया था। तो ये ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। ये जिस तरह का ऊपर लाके बंदा बैठ जाता है, उसी तरह का नीचे माहौल बन जाता है। तो ये अगर ऊपर का किबला ठीक हो जाए तो नीचे तक सारा मामला ठीक होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मामला ठीक हो जाएगा। अब आप एक एक बंदे को पकड़ के तबलीग नहीं कर सकते, आपने टॉप पे ठीक करना होता है, बाकी सब ठीक हो जाता है। ये बात मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में समझाते रहते हैं, लेकिन मामला क्या है, ये फौज का कवर ले लेते हैं। ये ना फौज के ऊपर चढ़ाई, फौज के साथ बदतमीजी। इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। फौज को तो वो कहता कोई नहीं, वो ये कहता है कि फौज का अपने सियासी और ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। जिस काम के लिए कौम ने ये फौज पाली है और जिस काम के लिए कौम ने ये फौज रखी है, फौज को सिर्फ वो काम करने दिया जाए। बैरकों में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, या तो मैदान जंग में या बैरक में। यही फौज की ड्यूटी है। या फौज को अगर कहीं बुलाया जाए मदद के लिए तो उनको वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उनकी वो आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद से वो पॉलिसियां बनाए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सारे जमहूरे बैठ के अब जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर इनको दिखाया भी जा रहा है, और जमहूरे बैठे हुए टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये जो है फौज के साथ लड़ रहे हैं, हम जनाब साथ खड़े हैं, इदारे एक। इस तरह की शक्लें आप अपने साथ खड़ी करेंगे ना, इदारे की भी बदनामी हो जाएगी और काम नहीं बनेगा। क्योंकि इमरान खान का जो फॉलोअर है ना, वो बहुत अजीब किस्म का है। मैं अभी जलसे पे नहीं आया, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त बात एक औरिया मकबूल जान साहब ने की, क्योंकि उन्होंने बात की है तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है, जिस तरह उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। मामला भी यही है कि इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज गरूब ही नहीं होता, सूरज गरूब नहीं होता इन पे, जो लोग इमरान खान का दिफा करते हैं। ये कहावत नहीं है, ये हकीकत है। एक तरफ देखें, इन्होंने पेड किस्म के बंदे रखे हुए, किसी के 15 फॉलोअर हैं, किसी के 25 फॉलोअर हैं, बस इतना ही है। और वो दिन रात गालम गलोच बदतमीजी वो लोग कर रहे हैं जो PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने या दीगर को इन्होंने, अब तो उन्होंने भी डिजिटल मीडिया अपना एस्टेब्लिशमेंट ने भी बनाया हुआ है। ये दिन रात गालम गलोच के अलावा काम ही कोई नहीं कर रहे। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटी जाओ, तू भी गद्दार, तू भी बागी, तू भी गंदा, वो ये है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है, और गंदी गालियां मां बहन, इन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। और ये जाली अकाउंट, एक तरफ पैसा खर्च करके बेचारे इतनी मेहनत करके इतनी मुश्किल से सारा कुछ करते हैं, साथ अपनी ब्रांडिंग भी करते हैं। देखिए इसमें एक बड़ी अजीब चीज ये है कि एक ही अकाउंट एक वक्त में लोगों को गंदी गालियां दे रहा होता है, गलीज तरीन ट्वीट कर रहा होता है, दूसरे के अंदर वो कह रहा होता है जी आलम इस्लाम का लीडर आसिम मुनीर, या नवाज शरीफ मेरा कायद, नवाज शरीफ का कोई सानी नहीं, इस किस्म की। यानी आप ये कैसी ब्रांडिंग कर रहे हो? दिमाग काम कर रहा है आपका कि एक अकाउंट जो गालम गलोच करने वाला अकाउंट है, वो अगले ही पल में आपको उठाकर कहां से कहां पहुंचा रहा है। और लोग फिर गेम समझ जाते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है। हर आदमी डिजिटल मीडिया को समझता है, ये बहुत आसान मीडियम है, मुश्किल नहीं है। इन्होंने जब इसको डिजाइन किया तो इस तरह डिजाइन किया ताकि हर आम आदमी को समझ आ जाए, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है। ये बड़ा सिंप्लीफाई करके इनको डिजाइन किया गया। बहरहाल आ जाए। और ये सब कहते हैं कि इमरान खान का दिफा करने वालों में प्रॉब्लम यह है कि उधर पैसे खर्च नहीं होते। इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज ग्रुप नहीं होता। वो चंद घंटे जहर उगलते हैं इमरान खान के मुखालिफिन, फिर गवादर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक इमरान खान से प्यार करने वाले लोग उठते हैं और इमरान खान के दिफा का परचम थाम लेते हैं। फिर इस परचम का सफर शुरू हो जाता है सूरज के साथ साथ। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तानी आ जाते हैं, उसके बाद वो ये परचम पकड़ लेते हैं, और उसके बाद यूरोप के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं जो पाकिस्तानी वहाँ पे हैं।
पाकिस्तान में रात हो रही होती है, वहाँ पे शाम हो रही होती है, दिन हो रहा होता है, और वो वहाँ से ये सारी चीज़ें थाम लेते हैं और वो इस पे हिस्सा बन जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पे अंधेरा छा जाता है तो अमेरिका में सुबह हो जाती है, कनाडा में सुबह हो जाती है। वहाँ जो लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी है वो शुरू हो जाते हैं इमरान खान का जो दिफा का परचम है वो थाम लेते हैं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और फिर घूम के वापस पाकिस्तान। तो 24 घंटे इमरान खान साहब का जो दिफा करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सूरज ग्रूब नहीं होता, वो मुतहर्रिक रहते हैं हर वक्त कहीं ना कहीं से। तो इसकी वजह से इन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का मुकाबला करें कैसे। अरबों रुपया खर्च करने के बावजूद ये अब तक इमरान खान साहब के बयानिए का तोड़ नहीं निकाल सके, और अब इस तरह की शक्लें ये जो मुस्तरद की हुई हैं पब्लिक ने, उन्हें ला ला कर बिठाया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ हो। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया। डीजी ISPR अहमद शरीफ साहब की गाली के जवाब में उन्होंने गाली नहीं दी। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल क़यादत जिन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिन्होंने आज एक जलसा किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब यहां देखें, जो सुहेल अफरीदी ने DG ISPR को मुखातिब किया, उन्होंने कहा DG ISPR ने मेरे बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, मैं कबायली हूं, ऐसी तरबियत नहीं कि गालियां दूं। DG ISPR और जाली सेनेटर और वज़रा में फ़र्क होना चाहिए, यानी एक जाली सेनेटर में और एक DG ISPR में फ़र्क तो होना चाहिए, जाली वज़रा के अंदर और DG ISPR में फ़र्क तो होना चाहिए। फिर उन्होंने बाद में इमरान खान के बारे में DG ISPR को कहा कि आप नाम क्यों नहीं लेते, नाम लेना इसका उसका, ऐसे क्यों बोलते हैं आप, नाम लें उसका, इमरान अहमद खान न्याजी, और ये नाम हमेशा याद रखना। ये भी सुहेल अफरीदी ने कहा। बड़ी लंबी उन्होंने तकरीर की। मैं एक और चीज़ देख रहा था, मुझे हैरत भी हो रही थी कि जब वो सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं 100 अरब रुपया खर्च करने जा रहा हूं पेशावर के ऊपर, पेशावर से आए हुए थे ना सारे लोग, और बहुत बड़ा जलसा था, मैं 100 अरब रुपया खर्च करने जा रहा हूं पेशावर पे, लोगों के अंदर मैंने जोशो खरोश ही नहीं देखा। मैं ये देख रहा हूं जब भी वो तरक्याती मनसूबों की बात करते हैं, वो दीगर चीज़ों की बात करते हैं, लोगों को जोश नहीं आता, लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करते। लोगों को पता है इनकी जिम्मेदारी, ये काम इन्होंने करना ही करना है, ये जो बजट अब इन्हें देते हैं इसके साथ इन्होंने पब्लिक का काम करना है। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या, जो एस्टेब्लिशमेंट का भी प्रॉब्लम है, जब वो इमरान खान का नाम जलसे में लेते हैं पूरा जलसा गर्म हो जाता है। पठानों की सुई वहीं अटकी हुई है अभी तक। अली अमीन गंडापुर साहब जहां पे लाशें छोड़कर आए थे ना, जख्मी छोड़कर आए थे D चौक में, पठान अभी तक वहीं फंसे हुए हैं। वो जब भी कोई जलसा होता है, कोई इवेंट होता है, वो बार बार कहते हैं कि D चौक D चौक D चौक, सुई वहीं पे अड़ी हुई है कि D चौक जाना है। ये तो फिर खौफजदा नहीं हो रहे लोग तो मौत को गले लगाना चाहते हैं, ऐसे लगता है। लोग तो मौत का खेल खेलना चाहते हैं, वो तो ये चाहते हैं कि वो फिर चले जाए। तो लीडरशिप उन्हें रोक रही है। फर्ज करिए लीडरशिप ना हो, कल को आप गवर्नर राज लगा दें खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर इन लोगों को रोकने वाला कौन होगा? अगर लीडरशिप ना रही, खुदा ना खास्ता। सबसे पहले तो यह है कि सुहेल अफरीदी ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक इजलास बुलाया, उस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ये इजलास खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी है, दहशतगर्दी के हवाले से और दीगर चीज़ों पे बात होनी थी, और इसमें जो सुहेल अफरीदी का मौक़िफ़ है पहले वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा क्या, वो कहते जी मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफ़गान महाजरीन, क्योंकि अफ़गान महाजरीन का मामला खैबर पख्तूनख्वा में ही है, ज़राअत और अफ़गान महाजरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए मादरत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया, और जब तक मैं इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइन नहीं ले लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी करेगी ताकि मेरी अपने लीडर और पख्तूनख्वा की अवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मुलाकात का इंतज़ाम किया जाए। इस हवाले से हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम कानूनी फोरम्स पर भी जा रही है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर तनकीद करेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि जब PMLN इक़्तिदार में थी तो वो छोटी छोटी बातों पे मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने बरतानिया चले जाते थे। टेलीफोन पे हिदायत नहीं लेते थे, बल्कि यहाँ से पूरी पूरी काबीना बरतानिया जाती थी, वहाँ लंदन में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब से मशवरा लेती थी और वापस आकर हुकूमत चलाती थी।
वो दावा करते रहे हैं कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ की तैनाती से लेकर बड़ी बड़ी तैनातियों के फैसले बरतानिया में बैठकर किए हैं। उसके अलावा जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो पार्टी के 30-30, 40-40 लोग और बाद औक़ात 100 के करीब लोग मियां नवाज शरीफ साहब को रोज़ाना मिलने के लिए जाते थे। सुबह से लेकर शाम तक मुलाकातों का तांता बंदा रहता था और मियां साहब अपनी पूरी पार्टी और निज़ाम जेल के अंदर से बैठकर चला रहे थे। तो जब मियां नवाज शरीफ जो कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम थे, उनसे ये लिए जा सकते हैं मशवरे, तो इमरान खान जिन्हें पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया है 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा, उनसे मशवरा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मैंडेट तो इमरान खान का फैसला उसने करना है कि अफगान पॉलिसी क्या होनी चाहिए। उसने फैसला करना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में क्या होना चाहिए, तो मैंडेट उसका है ना। तो सुहेल अफरीदी ने कहा जी इमरान खान से मिलवाएं, वहाँ से मैं रहनुमाई लूँगा और फिर मैं आकर आपके सामने बैठूंगा। एक तो उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरा, शहबाज शरीफ ने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ इमरान खान साहब से मुलाकात के बारे में, तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब पूछ के वापस बता ही नहीं सके। एक और मुलाकात के लिए भी कोशिश की सुहेल अफरीदी ने कि चीफ जस्टिस से मुलाकात हो जाए, याया अफरीदी से। अब ये एक कबीले के लोग हैं, सुहेल अफरीदी और याया अफरीदी। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि याया अफरीदी से मिलकर कोशिश करते हैं, रब्ता किया। इन्होंने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस याया खान से रब्ता, इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को ख़त लिखा गया है, जिसके बाद आज मुलाकात के लिए रब्ता किया गया। चीफ जस्टिस के स्टाफ ने बताया कि चीफ जस्टिस मसरूफ़ हैं, पूछ कर बताते हैं। ये पूछ कर बताए हुए दोहराने वगैरह करते रहते हैं वो, लेकिन पूछ कर बताते हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पूछ कर बताने के मुंतज़िर हैं। ये सारी पूछ के बता रहे हैं, जहाँ से ये पूछते हैं वो सारे ही जानते हैं कि कहाँ से बेचारे ये पूछ के आते हैं। इन्हें इजाज़त मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो ये पूरा मुल्क ही ऐसे चल रहा है कि जनाब उनसे पूछते हैं और फिर बताते हैं कि मुल्क कैसे चलाना है। हर बंदा उन्हीं की तरफ देख रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब, कि वो क्या इशारा करते हैं या क्या बात बताते हैं। बहरहाल याया अफरीदी साहब से भी अब वो मिलना चाहते हैं। हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक रिट भी दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरी मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए और तवातर के साथ मुलाकात करवाई जाए। जबकि जो नई काबीना की तश्कील है उसको रोक दिया गया है कि तब तक नई काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी जब तक कि इमरान खान साहब की सुहेल अफरीदी से मुलाकात नहीं करवा दी जाती। इमरान खान साहब बताएंगे ना किसको लेना किसको नहीं लेना, और सुहेल अफरीदी साहब वो तमाम हकायक इमरान खान साहब के सामने रखेंगे जो गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होता चला आ रहा है। यानी फरवरी 2024 में तहरीक इंसाफ जीती थी, गंडापुर वज़ीर आला बन गया, तब से लेकर अब तक डेलिबरेटली सुहेल अफरीदी की, मीना खान अफरीदी की या शाहिद खटक साहब की, इनकी मुलाकातें नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से, क्योंकि ये लोग इमरान खान साहब को जाकर कुछ हकायक बताना चाहते थे और इन्हें रोका गया। और अब इनमें से एक वज़ीर आला बन गया, तो अब ये चाहते हैं कि जाकर इनकी मुलाकात हो और ये हकायक इमरान खान साहब के सामने रखें ताकि उनकी रोशनी में इमरान खान साहब फैसला करें। तो नई काबीना की तश्कील भी रोक दी गई है। इससे पहले खबर चलवाई गई कोई एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी जो निगरानी करेगी वज़ीर आला की, तो वो खबर तो जनाब हो गई कैंसिल, और जिन्होंने खबर दी उन्होंने ही वापस ले ली कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। और इस पर रद्दमल भी दिया था सुहेल अफरीदी ने, कहा मैं वज़ीर आला हूँ तो मैं बताऊँगा क्या करना है। तो बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया, और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कम से कम, जब आप वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठ रहे हों तो इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। एक और नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो अपना ट्वीट है वहाँ उनका स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें इमरान खान साहब ने एक नया काम किया। पहले तो उन्होंने सुहेल अफरीदी को मुबारकबाद दी और ISF का दरीना साथी है, तारीफ़ की उनकी, और उन्होंने कहा जी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ के नज़रिए के तहत ऐन मुताबिक इनकलाबी काम करेंगे। और अली अमीन गंडापुर को उन्होंने शाबाश दी कि ठीक है, अच्छे तरीके से इक़्तिदार को मुंतकिल किया उसने। फिर 4 बड़े वाक़यात इमरान खान साहब कह रहे हैं 2 साल में हुए, एक 9 मई का, 26 नवंबर का, आज़ाद कश्मीर का और मुरीद के का। इन 4 वाक़यात में कत्लेआम हुआ, निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया। अब 9 मई फॉल्स फ्लैग के हवाले से उन्होंने कहा जी मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन बनाया, इसके ऊपर तहकीकात करवाएं। बंदों को उठा के 10-10 साल जेलों में डाल दिया, सज़ाएँ दे दी, और फौजी अदालतों ने भी सज़ाएँ दे दी पकड़ के, जो पूरी दुनिया में नहीं होता। और साथ उन्होंने कहा हालांकि उस दिन निहत्ते शहरियों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को गोलियों का निशाना बनाया गया था। यही वारदात 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के साथ हुई। तो इमरान खान साहब बहुत पहले से कह रहे हैं कि इनके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि मजलूमों को इंसाफ मिल सके और कत्ले आम के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जा सके।
अब वो ये कहते हैं कि उसके बाद जनाब फिर ये कत्लेआम का सिलसिला शुरू हो गया, यानी अब जो आज़ाद कश्मीर में किया गया और फिर उसके बाद अब तहरीक लब्बैक के साथ हुआ। नमाज जुमा के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हमारे तमाम कारकुनान और अवाम मुरीद के कत्लेआम के खिलाफ निकले। तो मैं आपको बताता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा तगड़ा एहतजाज हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। हर शहर के अंदर लोग निकले हैं। पंजाब के अंदर तो पूरा एक ऐसा लगता है कर्फ्यू लगा हुआ है। कई जगहों पे कारोबारी मराकज़ थोड़े बहुत बंद रहे, अब बाकी जगहों पे कई जगहों पे खुले रहे। एक मिक्स किस्म का रद्द-ए-अमल था, लेकिन जुम्मे वाले दिन जो पूरा का पूरा निज़ाम था उसको तैयार किया गया था। पुलिस वगैरह को सबको तैयार रखा गया था, सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि जनाब कोई भी हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है जुम्मे वाले दिन। तो जुम्मे के दिन से डरे हुए हैं, तो जुम्मा तो अगला भी आएगा, उससे अगला भी आएगा, तो किसी भी दिन लावा फट सकता है। तो अब जो हरकतें ये हुकूमत कर रही है, जो फसल बो रही है, वही इसको काटनी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने कहा कि यार अब इसके ऊपर मुतालबा ये किया जाए कि चारों वाक़यात के जुडिशल कमीशन का क़याम होना चाहिए। आज मुल्क में सब कुछ आसिम लॉ के तहत हो रहा है। सारी अदालतें फ़ौजी अदालतों में बदल चुकी हैं। जैसे फ़ौजी अदालतों को चलाया जाता है, वैसे ही आम अदालतों को भी चलाया जा रहा है। 26वीं गैर आइनी तरमीम के बाद अदालतों से इंसाफ की तवक्को ख़त्म हो चुकी है। मुल्क में लाकानूनियत है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस फ़ायज़ ईसा, जज आमिर फ़ारूक और जज डोगर, सबके पास हमारे केसेस और पटिशन्स गई, मगर कहीं से इंसाफ नहीं मिला। फिर आज इमरान खान साहब ने एक जो नया काम किया वो ये किया कि नॉर्मली वो इलेक्शन की धांधली और मैंडेट की चोरी के लिए, और याद रखिएगा ये एक ऐसा काम है जिस पे आर्टिकल 6 लगता है, तो इमरान खान साहब इसमें कादी फ़ायद ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा को जिम्मेदार ठहराते थे। लेकिन आज इमरान खान साहब ने इसमें पहला नाम आसिम मुनीर का लिया। वो ये कहते रहे हैं, लेकिन बड़ा क्लैरिटी के साथ आज उसी लिस्ट में शामिल कर दिया कि आसिम मुनीर, कादी फ़ायद ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा ने हमारा मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 की नाअहल और नाजायज़ हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की, जिनके पास पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निकलने का कोई रास्ता है, ना कोई विजन है, ना कोई एहलियत है। दहशत गर्दी, अमन व अमान का क़याम, हर चीज़ इन्होंने जनाब, इनकी एहलियत ही नहीं है, बर्बादी हो गई। इमरान खान साहब बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा तारीख से साबित है कि मिलिट्री डिक्टेटर का सिर्फ बंदूक के जोर पर हर चीज़ का हल निकालने का फार्मूला कभी भी देरपा और कामयाब साबित नहीं होता। अफगानिस्तान के साथ मसले का हल फौजी नहीं है, सियासी है। लिहाजा सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो मामला फहमी से मुल्क में देरपा अमन का क़याम यकीनी बनाएं। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत का ना ही इस्तेहकाक है और ना ही अहलियत के वो क़याम अमन में मौसर किरदार अदा कर सकें। हमारे दौर में दहशत गर्दी कम तरीन सतह पर आ गई थी। मुझे पैरोल पर रिहा किया जाए तो मैं अफगानिस्तान से तनाज़ात के हल और क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इसमें एक ऑफ़र भी है। कई लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब पैरोल पर रिहाई चाहते हैं, लेकिन आप ये देखें कि इसी अपने ट्वीट में उन्होंने आसिम मुनीर पर सख्त तरीन तनकीद भी की है। तो ये कोई डील की ऑफ़र नहीं है। फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री इमरान खान साहब कहते हैं कि ये मुल्क को बचाना है तो आपको अफगानिस्तान से बात करनी पड़ेगी। आपके अंदर ये काबिलियत क्योंकि नहीं है, लिहाजा मुझे मौका दें, मैं ये बात करता हूँ, मुझे पैरोल के ऊपर आप बाहर निकालें तो मैं कर लेता हूँ और ये मामला रिजॉल्व करता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस है इमरान खान में कि वो ये कर पाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ रिहा हो गया, आज़ाद नहीं हुआ। एक जुमला अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता है, वो अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता है। वो इमरान खान रिहा नहीं हुआ लेकिन आज़ाद है। जो दिल करता है वो कह देता है और जैसे दिल करता है वैसे वो रहता है। एक बड़ी अफसोसनाक नादरीन खबर आ रही है, और ये खबर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक अटैक हुआ है वज़ीरिस्तान में, और बड़ा डेंजरस अटैक हुआ है। इस अटैक में रिपोर्ट किया जा रहा है अब तक की इतला के मुताबिक 7 फौजी एहलकार शहीद हो गए हैं, जबकि सीज़ फायर हुआ है। ये पाक अफगान बॉर्डर के करीब ये वाक़या पेश आया वज़ीरिस्तान में। तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और लगातार ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। जवानों की शहादत जो है वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए और ये सिलसिला रुकना चाहिए। और ये सिलसिला तभी रुकेगा, आप लड़ाई कितनी देर करेंगे? पिछले 20 साल से आप लड़ ही रहे हैं दहशतगर्दों से। लगभग 25 साल हो गए आप दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। आप 25 साल और इनसे लड़ लें। आपने 14,000 ऑपरेशन कर दिए, आप इतने ही और कर दें। बड़े बड़े ऑपरेशन आपने दर्जन से ज़्यादा कर दिए, आप इतने ही और कर दें। तो क्या होगा? क्या अमन आ जाएगा? अगर माजी में आ गया था तो अब भी आ जाएगा। एक ही दफ़ा अमन आया जब इमरान खान साहब का फार्मूला अपनाया गया कि अफगानिस्तान से बातचीत करो, पाकिस्तान में भी कोई रास्ता निकालो, कोई तरीक़ेकार इख्तियार करो।